बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद व सलाम के साथ। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है दैट इज़ मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने लीवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। लेकिन लीवस का जो कॉन्सेप्ट था, लीवस का मॉडल जो था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जिन लिमिटेशंस की वजह से उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया। इस मॉडल के रिजेक्ट होने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिफरेंट थ्योरीज़ डिफरेंट टाइम पे पेश की जाती रही हैं। हर थ्योरी के अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई जाती रही है। तो हम इन थ्योरीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीवस का जो मॉडल था उसकी क्या लिमिटेशंस थी। इसकी दो मेन लिमिटेशंस हैं। लीवस कॉन्सेप्ट हमें बताता क्या है कि बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिफरेंट एटम्स के दरमियान में शेयर होते हैं और किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये ओवर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है, ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में ये कुछ भी नहीं बताता। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि फ़िज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शेप्स पे डिपेंड करती हैं। लेकिन लीवस का जो मॉडल है वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताता, ये ओवर सिंप्लीफाइड है। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जीज़, बॉन्ड प्रॉपर पोलैरिटीज़, बॉन्ड डिस्टेंस और डिफरेंट एनर्जी ट्रांजिशंस के बारे में भी लीवस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसलिए इन लिमिटेशंस की वजह से नंबर 1 ओवर सिंप्लीफाइड है, नंबर 2 शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता, और नंबर 3 बॉन्ड एनर्जीज़, बॉन्ड पोलैरिटीज़, बॉन्ड डिस्टेंस और वेरियस एनर्जी ट्रांजिशंस के बारे में भी ये कुछ भी नहीं बताता। तो 3 पॉइंट्स की फॉर्म में आप इसकी लिमिटेशंस को बता सकते हैं। इन लिमिटेशंस की वजह से लीवस का मॉडल रिजेक्ट हो गया था और मॉडर्न थ्योरीज़ की फिर हमें ज़रूरत थी जो वन बाय वन फिर पेश की जाती रही थी। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसकी लिमिटेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें, वाटर में ऑक्सीजन सेंटर में है और 2 हाइड्रोजन्स हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बेंट नज़र आ रहा है, एंगुलर स्ट्रक्चर है वाटर का। ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता था। ये 2 बॉन्ड जो हैं वो बेंट फॉर्म में क्यों हैं? इनका स्ट्रक्चर इस तरह से, इसकी जो शेप है, वाटर की जो ज्योमेट्री है वो एंगुलर क्यों है? ये चीज़ लीवस का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। लीवस का मॉडल सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरह से हो रही है, बॉन्ड्स किस तरह से बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें न्यू थ्योरीज़ की ज़रूरत थी। तो मॉडर्न थ्योरीज़ जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन पेश की जाती रही हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम 3 तरह की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेलियन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसको कहते हैं। और थर्ड वन इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। और अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसके केस में 2 थ्योरीज़ होती हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाती हैं। सबसे पहले हम वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एब्रीविएशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेलियन थ्योरी। वैलेंस शेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनकी वजह से ये थ्योरी है। सबसे पहले सिग्विक और पॉल 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स का कॉन्सेप्ट दिया। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं। उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, निलहॉम एंड गिलिस्पाई, उन्होंने वेस्पर थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की। और वेस्पर थ्योरी ये वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी वजह से है।
इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिर से वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर में आपको इधर सेंटर में ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तो ऑक्सीजन जो है ये सेंट्रल एटम है, इसको सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम कहते हैं। पॉली यानी कि ज़्यादा और वेलेंट यानी वैलेंसी। सेंट्रल एटम जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बांड बनाए हुए हैं। तो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन्स s के अंदर, इस s के अंदर 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इन p के अंदर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टोटल हो जाएंगे 8, 4 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और 4 ये वाले 8। इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने कर ली है। अब p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसका आउटर मोस्ट शेल देखें तो ये 2 वाला इसका शेल जो है ये आउटर मोस्ट शेल है। p वाले के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स और s वाले के अंदर 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने अपने, ये इसका वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करना है बॉन्ड बनाने के लिए। वाटर के अंदर देखिए इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से यूज़ किए हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके यूज़ नहीं हुए, वो लोन पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर मौजूद हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके वो हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये। इस तरह इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यूज़ किए हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो टोटल 8। ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद है। इससे हम 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 तरह के होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर 2 जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। जो बॉन्ड बनाने के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर मौजूद हैं, उनको लोन पेयर्स कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स ये दोनों कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप या स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होगा। अब वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से भी हो सकता था, लीनियर हो सकता था, लेकिन वो लीनियर नहीं है बल्कि एंगुलर है। और ये चीज़ डिसाइड किसने की है, ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने, लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स ने डिसाइड की है। इनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन ने डिसाइड की है। इसको देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर आपको जिस तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें इधर बॉन्ड पेयर है और इधर लोन पेयर है, इसी तरह इधर लोन पेयर और इधर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स एक दूसरे के लिए रिपल्शन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को भी रिपेल करता है। जब लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। इसी तरह लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा और इधर से लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और बॉन्ड पेयर्स भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ से जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से बेंट फॉर्म में चला जाएगा। इसी तरह ये वाला जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसलिए ये बॉन्ड जो है वो नीचे चला जाएगा, बेंट फॉर्म में आ जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब भी आ सकते थे, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर्स भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। और इस फॉर्म में जब वो रहते हैं, जब इनके दरमियान में यहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम है, इधर से भी डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो इस पोजीशन में वो स्टेबल होते हैं, वो रिपल्शन यहाँ पर जो है वो मिनिमम होती है। तो वेस्पर थ्योरी जो है वो असल में ये ही बताती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिसमें बॉन्ड पेयर्स आ जाते हैं और लोन पेयर्स आ जाते हैं, वो अपने आप को सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के अराउंड अरेंज करते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनका डिस्टेंस आपस में मैक्सिमम हो, ताकि जो उनकी रिपल्शन
रिपेलियन है वो मिनिमम हो, दैट इज़ कॉल्ड वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेलियन थ्योरी। यानी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को जिस तरह से रिपेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जिस तरह शेप्स बनती हैं। तो यही वेस्पर थ्योरी की डेफिनेशन है। इट इज़ एब्रीविएशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेलियन थ्योरी। इट सेज दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स आ जाते हैं, आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपेलियंस एट अ मिनिमम। यहाँ पर 3 एटम्स दिखाए गए हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए गए हैं। वैलेंस शेल के अंदर बोरोन है, उसका वैलेंस शेल ये वाला है और उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटीमिनी Sb इसके वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डेफिनेशन के बाद हम पास्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बोथ लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री यानी कि शेप, मॉलिक्यूल की शेप जो है वो दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। ये फर्स्ट पास्टुलेट या मेन पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के अराउंड इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपेलियंस जो है उसको वो अवॉइड कर सकें, रिपेलियंस मिनिमम हो। दैट इज़ सेकंड पास्टुलेट। थर्ड पास्टुलेट हमें बताता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे होते, जो एक एटम के ऊपर पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बॉन्ड पेयर की निस्बत। इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इससे पहले हम फोर्थ वाला पास्टुलेट देख लेते हैं। फोर्थ पास्टुलेट हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है कि जिस तरह 2 एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, सपोज कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है, डबल बॉन्ड में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक पेयर है, डबल बॉन्ड के अंदर 2 पेयर्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 3 पेयर्स हैं। तो जिसमें पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ज़्यादा हैं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ट्रिपल बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हम इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही कंसीडर करेंगे। जिस तरह से सिंगल बॉन्ड है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, डबल बॉन्ड भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे। जब हम काउंटिंग करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने काउंट करने होते हैं। जिस तरह वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने हों तो हम कहेंगे कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स, टोटल हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने हैं तो हम क्या कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है और एक सेंटर में है। हम ये सेंटर वालों को 3 अलग अलग काउंट नहीं करेंगे बल्कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, क्योंकि 2 जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे। तो इस इथाइन के स्ट्रक्चर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 3, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तो जो फोर्थ वाला हमारा पास्टुलेट है वो हमें क्या कहता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों जो हैं उनको हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो वो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ज़्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये हमारे पास 4 पास्टुलेट्स हैं। इसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस दैन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो थर्ड पास्टुलेट हमने पहले पढ़ा है। तो इसका क्या रीज़न है? इसको भी वाटर के स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
इसमें 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम का है, जिस तरह इस ऑक्सीजन का ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर। इस लोन पेयर को सिर्फ ऑक्सीजन ने इन लोन पेयर्स को अट्रैक्ट किया हुआ है, जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है वो 2 एटम्स के दरमियान में है। जैसे ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में है। इस पेयर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने अट्रैक्ट किया हुआ है। ये दोनों एटम्स के दरमियान में फिक्स्ड है, इसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही स्प्रेड होने के लिए। जबकि जो लोन पेयर होता है वो सिंगल एटम पे होता है। जैसे अमोनिया की अगर हम बात करें NH3, इसके ऊपर एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन ने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब अट्रैक्ट करता है और जब 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों में डिफरेंस है। लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्योंकि उसको सिंगल न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है और वो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो रिपलियन भी ज़्यादा रखता है, वो साथ वाले लोन पेयर को ज़्यादा रिपेल करेगा। उसके साथ अगर कोई बॉन्ड पेयर आ जाता है तो वो बॉन्ड पेयर्स को भी ज़्यादा रिपेल करेगा। तो इसलिए अगर हम रिपलियंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिपलियंस हैं वो लोन पेयर के लिए होती है, मैक्सिमम रिपलियन बिटवीन लोन पेयर टू लोन पेयर। फिर लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के लिए रिपलियन, और सबसे कम रिपलियन जो है वो बॉन्ड पेयर के लिए होती है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पर मैक्सिमम है और इस तरफ जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, और इन रिपलियंस को हम कहते हैं वैन डर वाल्स रिपलियंस। पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी शेप्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से वेस्पर थ्योरी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की शेप्स को डिसाइड करती है। वेस्पर थ्योरी किस तरह से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसाइड करती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं कि सेंट्रल जो एटम है वो ए है हमारे पास, और ये सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम उसको हम ए कह रहे हैं। ए के अराउंड डिफरेंट एटम्स या जो बॉन्ड्स होंगे उनको हम बी कहेंगे। बी जो है वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये जो सेंट्रल एटम है इसको पॉलीवेलेंट होना चाहिए, इसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस बेस पे हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है AB2 टाइप, यानी सेंट्रल जो एटम है उसने 2 बॉन्ड्स बनाए होंगे। दूसरी टाइप है AB3, सेंट्रल एटम ए होगा और उसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं या उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और थर्ड वाले जो टाइप है वो AB4 टाइप है, यानी सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लोन पेयर्स भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। सबसे पहले टाइप डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिनके पास होते हैं। इसमें हम इस मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2, बेरिलियम का डाइक्लोराइड है BeCl2। बेरिलियम ने 2 क्लोरीन के साथ। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s 2s, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो 2s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके इसने 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। एक इलेक्ट्रॉन उस अपना इधर बेरिलियम ने क्लोरीन के साथ शेयर किया और दूसरा बेरिलियम के क्लोरीन के साथ उसने यहाँ पर शेयर किया। इस तरह से 2 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसके पास। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आप काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो इस केस में हो जाएंगे 2। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं यहाँ पर? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स हैं, ये भी एक बॉन्ड पेयर है और ये भी एक बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे 2। लोन पेयर इस केस में कितने हो जाएंगे? 0।
BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड के केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उससे बॉन्ड बना लिए हैं, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। अब जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे और वो दोनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स होंगे, लोन पेयर मौजूद नहीं होगा, तो रिपलियंस जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में होंगी। लोन पेयर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो एक ये वाला बॉन्ड पेयर और एक ये वाला बॉन्ड पेयर, ये दोनों अपने आप को एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे, और ये वाला डिस्टेंस उनके लिए मैक्सिमम है, बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे चले गए हैं दोनों क्लोरीन। और ये जो शेप है इसमें जो बन रही है, इस शेप को कहते हैं लीनियर शेप। और जब इस तरह की शेप होती है तो ये जो बॉन्ड्स हैं दोनों, इनके दरमियान में एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। इसी तरह मैग्नीशियम का जो डाइक्लोराइड है MgCl2, उस केस में भी इसी तरह से होता है कि मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो रिपलियंस जो है वो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में होंगी, और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का होगा। इसकी ज्योमेट्री या जो शेप होती है वो लीनियर होगी। ये आपने कुछ चीज़ें बतानी है यहाँ पर, जब भी आप इसको डिस्कस करेंगे तो क्या चीज़ आपने बतानी है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, उसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं, और उस बेस पे उसकी ज्योमेट्री शेप क्या बन रही है, और उसका एंगल जो है वो कितना है। और साथ में आपने लास्ट पे एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। यहाँ पर मैग्नीशियम का डाइक्लोराइड MgCl2, कैल्शियम का CaCl2, स्ट्रोंशियम का, कैडमियम का और मरकरी का, ये सारे जो हैं इनकी शेप्स लीनियर हैं और एंगल इनके 180 डिग्री के हैं। और ये जो टाइप हमने डिस्कस की है इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के पास। सेकंड टाइप जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम A जो है उसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो 3 होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी 3 केस हो सकते हैं। पहला केस, अगर तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड पेयर्स हों, ये पहला केस होगा जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो 2 होंगे और एक लोन पेयर हो जाएगा, ये दूसरी टाइप आ जाएगी। और तीसरी टाइप हमारे पास आ जाएगी जिसमें हम मल्टीपल बॉन्ड्स को देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। तो तीसरी टाइप में हम वो डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 देखते हैं इसको। सबसे पहली टाइप आ जाती है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 होंगे, और बॉन्ड पेयर्स अगर हम उसमें देखें तो वो 3 होंगे, और लोन पेयर इस फर्स्ट केस में 0 होगा। तो ये 3 चीज़ें आपने बतानी है। जब स्ट्रक्चर इस तरह से हो जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद ना हो और तीनों के तीनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हों, तो अब भी जो रिपलियंस होंगी वो किसके दरमियान में होंगी, बॉन्ड पेयर्स के दरमियान में होंगी। लोन पेयर्स के दरमियान में, लोन पेयर क्योंकि है ही नहीं तो वो रिपलियन आपको नज़र नहीं आएगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं BF3 की। सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम बोरोन है और उसके अराउंड 3 फ्लोरीन ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और ये ट्राई एंगल की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं क्योंकि इसी डिस्टेंस पे ये जो है मैक्सिमम एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं, एक दूसरे को रिपेल करके। तीनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये ट्राई एंगल की फॉर्म में आ जाते हैं। इसकी जो शेप या ज्योमेट्री है वो ट्राई एंगुलर प्लेनर है। प्लेनर इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये तीनों फ्लोरीन जो हैं वो एक ही प्लेन में हैं, उसी प्लेन में जिस प्लेन में बोरॉन मौजूद है। ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। तो 4-5 चीज़ें आपने बतानी होती हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं यहाँ पर, 3। बॉन्ड पेयर्स इसमें कितने हैं, 3। लोन पेयर इसमें कितने हैं, 0। ज्योमेट्री या शेप इसकी क्या है, ट्राई एंगुलर प्लेनर। और एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री का। और ये किसने डिसाइड किया है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने डिसाइड किया है इसकी शेप। BF
3 इज़ ट्राइएंगुलर प्लेनर। सेकेंड टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। AB3 टाइप है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे? AB3 है तो ऑब्वियसली टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो 3 होंगे, लेकिन अब बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो 2 होंगे और एक हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर। अब स्ट्रक्चर के अंदर एक लोन पेयर मौजूद है और लोन पेयर की रिपेलियंस हमने पहले डिस्कस की हैं कि ज़्यादा होती हैं, मैक्सिमम रिपेलियन की मैग्नीट्यूड होती है इनकी। तो अब जब स्ट्रक्चर के ऊपर 2 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं और तीसरा यहाँ पर पहले बॉन्ड था लेकिन अब यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है। ये जो लोन पेयर है ये इन बॉन्ड्स को ज़्यादा रिपेल करता है। पहले जो ये थे ये बेंट फॉर्म में नहीं थे, अब ये ज़्यादा बेंट फॉर्म में आ गया है। पहले एंगल 120 डिग्री का था, अब जब लोन पेयर ने इनको रिपेल किया है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चले गए हैं, श्रिंक कर गए हैं। जब ये श्रिंक कर गए हैं, बॉन्ड एंगल जो पहले ज़्यादा था 120 डिग्री का था, अब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर ने इनको रिपेल किया है और ये रिपेल होकर अंदर की तरफ बेंड हो गए हैं। बॉन्ड एंगल इज़ नाउ लेस देन 120 डिग्री और जो ज्योमेट्री या शेप है वो अब ट्राई नहीं है, बेंट ट्राई है या डिस्टॉर्टेड ट्राई है, यानी ट्राइएंगल की शेप जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपने बतानी है, AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3, बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर 1। ज्योमेट्री या शेप जो है वो लोन पेयर की वजह से अब बेंट हो गई है। बेंट ट्राइएंगल है ये डिस्टॉर्टेड ट्राइएंगल है और एंगल इज़ लेस देन 120 डिग्री। और थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं AB3 टाइप का विद मल्टीपल बॉन्ड्स। सेम उसी तरह से है, जस्ट यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। तो इसमें हम 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की और SO2 जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड। SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में सल्फ़र ने 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन अब ये डबल बॉन्ड्स हैं और डबल बॉन्ड्स को भी हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर काउंट करते हैं। अगर हमने टोटल इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने हैं तो कितने होंगे? 1, 2 और 3, क्योंकि हम इसको ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 और तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर 0 है। तो इस केस में जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राईएंगुलर प्लेनर होती है। शेप जो है रेगुलर ट्राईएंगुलर प्लेनर, जिस तरह से BF3 की थी, और एंगल जो है वो यहाँ पर 120 डिग्री का होगा, सेम BF3 की तरह। और अगर हम देखें SO2 के केस में, तो SO2 के केस में एक लोन पेयर मौजूद है सल्फ़र के ऊपर। जब लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है और रिपेलियन की वजह से यहाँ पर जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। पहले 120 डिग्री का एंगल था, तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के केस में नॉर्मल जो ज्योमेट्री है वो ट्राईएंगुलर होनी चाहिए, लेकिन अब इस केस में रिपेलियन हुई है, लोन पेयर ने रिपेल किया है बॉन्ड पेयर्स को, तो अब एंगल जो है वो लेस देन 120 डिग्री है इस केस में। शेप जो है वो इसकी डिस्टॉर्टेड ट्राईएंगल है या बेंट ट्राईएंगल है। तो इस तरह से हमने ये दूसरा केस डिस्कस किया है AB3 टाइप, जिसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और AB3 की आगे हमने 3 टाइप्स डिस्कस की हैं। तीसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम जो है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब 4 होंगे। इसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं जो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। AB4 टाइप विद नो लोन पेयर्स, जब कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होता, सारे के जो सारे B यहाँ पर होंगे, AB4 यहाँ पर होगा, सेंट्रल एटम A होगा और उसके अराउंड 4B जो है वो अरेंज हुए होंगे। B का मतलब है 4 बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो अरेंज हुए होंगे, और जब 4 होते हैं तो ये अपने आप को टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज करते हैं। एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की ये शेप होती है इस तरह से।
किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड 4 एटम्स जो हैं वो अपने आप को टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज करते हैं। जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होता, तो रेगुलर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी 4 के लिए। इसमें हम मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन CH4 कार्बन है और उसके अराउंड 4 हाइड्रोजन जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं। सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम कार्बन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में 1s 2s 2p। p जो है इनकी 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, px py और pz। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स करने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये हो गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जो ये वाला pz है, ये वाला pz एम्प्टी है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगी, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के अंदर अब 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा। 2px के अंदर पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, 2py के अंदर पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 2pz के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। 2s से 1 इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर चला गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 वाले शेल के अंदर जो हैं वो कितने हैं, 4 हो गए हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कार्बन अब 4 बॉन्ड्स बनाएगी। उसने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बनाने हैं क्योंकि उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करना है इस तरह से। अब ये जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके अंदर अगर काउंट करें तो कितने हैं, यहाँ पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने चारों यूज़ कर लिए हैं, इसलिए इसके पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर 4 हैं, बॉन्ड पेयर्स 4 हैं, लोन पेयर 0 है। ज्योमेट्री या शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है और एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान में भी एंगल 109.5 डिग्री का है। इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान में भी 109.5। जितने चारों के चारों बॉन्ड्स हैं इनके बॉन्ड एंगल्स 109.5 डिग्री के हैं। शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। ये AB4 टाइप हमने डिस्कस की है, व्हेन देयर इज़ नो लोन पेयर। AB4 टाइप अभी हमने डिस्कस की है जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं था। इसमें हमने एग्जांपल ली है मीथेन की CH4 जिसमें एंगल 109.5 डिग्री का है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं SiH4 सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, जर्मेनियम का टेट्राहाइड्राइड, GeH4 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी मीथेन की तरह होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इनकी और एंगल्स जो हैं वो 109.5 डिग्री के होंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर। जब स्ट्रक्चर के अंदर एक लोन पेयर आ जाएगा, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH3 और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। जब लोन पेयर आ जाता है स्ट्रक्चर के अंदर तो लोन पेयर रिपेल करता है बॉन्ड पेयर्स को, ज़्यादा रिपेलियन होती है और एंगल जो है वो श्रिंक कर देता है। पहले जिस तरह से मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल जो था वो 109.5 डिग्री था, अब यहाँ पर लोन पेयर जो है इसने इनको रिपेल किया है तो ये अंदर की तरफ थोड़ा सा बेंड कर गए हैं और बेंडिंग की वजह से ये जो एंगल्स हैं ये कम हो गए हैं। पहले 109.5 डिग्री थे, अब 107.5 डिग्री। एंगल जो है वो 109 से कम हो गया है और जो शेप है, ये जो ज्योमेट्री है वो भी चेंज हो गई है। पहले वो टेट्राहेड्रल थी, अब टेट्राहेड्रॉन जो है उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई है। अब ये पिरामिड की फॉर्म में आ गया है तो इसकी शेप है पिरामिडल। और कौन सी पिरामिडल शेप है, ट्राईएंगुलर पिरामिडल शेप है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको ट्राईएंगल की तरह नज़र आ रहा है तो ट्राईएंगुलर पिरामिडल।
जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो 4 हो, AB4 टाइप हो, जिसमें एक लोन पेयर मौजूद हो, तो उस एक लोन पेयर की वजह से एंगल जो है वो श्रिंक कर जाता है, कम हो जाता है। 109.5 जो है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, तो श्रिंक करके ये अमोनिया के केस में 107.5 डिग्री रह जाता है और इसकी शेप क्या हो जाती है, ट्राईएंगुलर पिरामिडल। इस केस में अमोनिया जो है, इस केस में नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर हम करें तो इस तरह से होगी। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल ये वाला है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 जो है वो नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन ने यूज़ करके हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना लिए हैं, 1, 2 एंड 3। और बाकी ये जो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में और पेयर जो है वो बॉन्ड नेक्स्ट नहीं बना सकता, वो पेयर नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद रहता है, दैट इज़ लोन पेयर। और ये लोन पेयर जो है वो शेप डिसाइड करता है, जो डिस्टॉर्टेड जो है शेप आ जाती है। वैसे नॉर्मली टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर की वजह से अब वो ट्राईएंगुलर पिरामिडल शेप में चेंज हो गई है। इस तरह अमोनिया के अलावा हमारे पास और एग्जांपल्स भी हैं, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। ये नाइट्रोजन जो है जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं जिस ग्रुप में नाइट्रोजन टॉप पर होता है, और वो भी इसी तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं जिस तरह के नाइट्रोजन ने बनाए हैं। इनके पास भी एक लोन पेयर मौजूद है। इन सब की जियोमेट्री भी अमोनिया की तरह है, ट्राईएंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री है, और एंगल्स जो हैं वो इनके 109.5 से कम होंगे। इसी तरह एक हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है NF3, जब नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच होंगे। पहले हमने हाइड्रोजन्स को डिस्कस किया था, अब हम नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन्स को देख रहे हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है तो ये जो लोन पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जब लोन पेयर फ्लोरीन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि वो इस बॉन्ड पेयर की तरफ भी ज़्यादा मूव कर रहा है। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स की तरफ ज़्यादा आएगा तो इन बॉन्ड पेयर्स को वो ज़्यादा रिपेल भी करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो मज़ीद श्रिंक कर जाएगा। पहले अगर अमोनिया के केस में वो 107.5 डिग्री था, तो NF3 के केस में वो 102 डिग्री हो गया है। एंगल मज़ीद जो है वो श्रिंक कर गया है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफ़ेक्ट है। फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और लोन पेयर जो है जब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो बॉन्ड पेयर्स को फिर ज़्यादा रिपेल करता है और वो बॉन्ड पेयर्स श्रिंक कर जाते हैं, एंगल जो है वो मज़ीद कम हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी अट्रैक्शन भी ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये इनकी आपस में जो रिपेलियन है वो कम हो जाती है, लेकिन लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की जो रिपेलियंस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो ओवरऑल इन रिपेलियंस के नतीजे में, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफ़ेक्ट के नतीजे में जो बॉन्ड एंगल है वो मज़ीद श्रिंक करके 102 डिग्री का हो जाता है इन केस ऑफ NF3। तो यहाँ पर ये एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई बॉन्ड एंगल ऑफ NF3 इज़ लेस देन दैट ऑफ NH3, डिस्कस। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फ्लोरीन आ जाता है। वो हमने डिस्कस की थी AB4 टाइप, जिसमें एक लोन पेयर मौजूद था। अब हम डिस्कस करेंगे AB4 टाइप जिसमें 2 लोन पेयर मौजूद हैं, और इसमें हम एग्जांपल लेंगे वाटर की, क्योंकि वाटर में जो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करते हैं तो इसके पास PY के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और PZ के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास 2 हैं, इसका मतलब है इसने 2 बॉन्ड्स बनाने हैं।
तो इसने 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना लिए हैं। इसका आउटर मोस्ट शेल जो है ये सारा 2 वाला है, 2 जो है वो इसने बॉन्ड बना लिए हैं। अब 2p x के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर मौजूद है। पेयर तो बॉन्डिंग के अंदर पार्ट नहीं लेंगे, तो वो जो पेयर हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में मौजूद रहते हैं। 2 लोन पेयर्स, एक 2s का और एक 2px का, वो ऑक्सीजन पे मौजूद हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हम काउंट करें तो वो 4 हैं। 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स 2 हैं और लोन पेयर्स जो हैं वो भी 2 हैं। लेकिन अब क्योंकि 2 लोन पेयर्स हैं तो इनकी रिपेलियन जो है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा रिपेल करेंगे। हाइड्रोजन जो हैं ये ज़्यादा अंदर की तरफ श्रिंक करेंगे और इनका जो एंगल है ये मज़ीद कम हो जाएगा। 4 जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होते हैं तो नॉर्मल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन 2 लोन पेयर्स की वजह से ज्योमेट्री अब टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी बल्कि एंगुलर हो गई है। वाटर की ज्योमेट्री यहाँ पर एंगुलर है और एंगल जो है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन वाटर के केस में ये 104.5 डिग्री रह गया है। 2 लोन पेयर्स की रिपेलियंस की वजह से एंगल जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर भी आपने ये सारी चीज़ें बतानी हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4, बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर्स 2, ज्योमेट्री जो है वो एंगुलर है और एंगल जो है वो 104.5 डिग्री है। सेम इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो H2S, H2SE और H2TE, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन के सिलीनियम के साथ और हाइड्रोजन का टेलुरियम के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, इनके केस में भी सेम ज्योमेट्री होगी। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें और बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2, बेरिलियम ने भी 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ने भी 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो लीनियर हैं। वाटर में भी ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर लीनियर क्यों नहीं है? इसका स्ट्रक्चर लीनियर इसलिए नहीं है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस केस में 4 हैं, क्योंकि इस केस में 2 लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। तो इस तरह वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं होगा बल्कि एंगुलर स्ट्रक्चर होगा वाटर का। तो हमने 3 मेन टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्रीज़ या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमिन करने के लिए इस टेबल के थ्रू भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप। AB2 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे और दोनों जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, लोन पेयर 0, और इस केस में जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है और एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। AB3 टाइप में हमारे पास 2 मेन टाइप्स आ जाती हैं। एक में तीनों जो है वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं और दूसरी टाइप में 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर होता है। नॉर्मल जो ज्योमेट्री है, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा तो वो ट्राईएंगुलर प्लेनर होनी चाहिए। जब कोई लोन पेयर नहीं होता तो ज्योमेट्री जो है वो ट्राईएंगुलर प्लेनर और एंगल 120 डिग्री का होता है। लेकिन जब एक लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री जो है वो बेंट हो जाती है, डिस्टॉर्टेड ट्राईएंगल है और एंगल जो है वो लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। इसमें एग्जांपल्स भी साथ साथ दी हुई हैं। और थर्ड वाली जो टाइप थी वो AB4 टाइप है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 4 होते हैं। फर्स्ट में इसमें 4 के 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, सेकंड में 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 1 लोन पेयर होता है, और थर्ड में 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 ही लोन पेयर्स होते हैं। जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता तो नॉर्मल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए और एंगल 109.5 डिग्री का होना चाहिए। जब एक लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री जो है वो ट्राईगोनल या ट्राईएंगुलर पिरामिडल हो जाती है। एंगल जो है वो लेस देन 109.5 डिग्री हो जाएगा। अमोनिया के केस में वो 107.5 डिग्री हो जाता है। और जब 2 लोन पेयर्स आ जाते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ज्योमेट्री जो है वो एंगुलर हो जाती है, बेंट हो जाती है, जैसे वाटर के केस में और हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में है। और एंगल जो है वो 109.5 से कम हो जाता है। वाटर के केस में ये 104.5 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप जो है वो किस तरह से होगी। वेस्पर थ्योरी से इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है।